हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है मैंने। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही कोई वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसके मार्केट का नाम है सेंसेक्स। ठीक है, के सैलजा किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं। ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है डिटेल में। आप सबसे रिक्वेस्ट है डिटेल में ज़रूर आंसर किया करो। ठीक है, डिटेल में अगर आप आंसर करोगे तो आपके आंसर को बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका भी फायदा हुआ करेगा। चलिए, इस वीडियो की क्विज और PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी? MZT ऐप पर। तो वहाँ पर आप डिटेल में क्विज प्राप्त कर सकते हैं और डिटेल में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया, यानी इलेक्ट्रॉनिकली लॉन्च किया, वर्चुअली लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने दोस्तों इस योजना को लॉन्च किया है, कृषि विविधीकरण योजना 2021। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी और उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। किस लिए लॉन्च की है? जिससे आदिवासी क्षेत्रों में जो खेती होती है उसको टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सके, प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। तो इसी वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 लॉन्च किया है। ओके, इस योजना के तहत क्या होगा, जो आदिवासी किसान हैं उनको सरकार मदद करेगी, खाद प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, खाद में 45 किलोग्राम यूरिया प्रति व्यक्ति को, प्रति किसान को दिया जाएगा। 50 किलोग्राम का NPK दिया जाएगा, 50 किलोग्राम का अमोनियम सल्फेट दिया जाएगा। ठीक है, जिससे जो आदिवासी किसान हैं वो अपनी फसलों को उन्नत रूप से उपजाऊ बना सके। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। इसके लिए सरकार 31 करोड़ रुपए का उर्वरक यानी खाद और बीज आवंटन करने वाली है। क्लियर? तो गुजरात राज्य की योजना है। गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात देखिए मैप में भारत के, ये रहा गुजरात। राजधानी इसकी है गांधीनगर। विजय रूपाणी जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में ही है। गुजरात दोस्तों अपना बॉर्डर देखिए, ये इसका बॉर्डर ये है गुजरात का। ठीक है, और इसका कोस्टल बॉर्डर सबसे ज़्यादा है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा। तो सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। गुजरात दोस्तों महाराष्ट्र से अलग हुआ था 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये अपना बॉर्डर महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से शेयर करता है। गुजरात में दोस्तों एक नदी बहती है, साबरमती नदी। साबरमती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद से याद आया, अहमदाबाद में ही तो दोस्तों था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसका नाम बदल करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी दोस्तों गुजरात में ही है। गुजरात के केवड़िया जिले में है। ठीक है, 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। किसकी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, तो उसको LNT ने बनाया था। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी बहती हैं। नर्मदा नदी के किनारे ही सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर डैम है। ये भी दोस्तों गुजरात पे है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोस्तों ऐसी दो बड़ी नदियाँ हैं भारत की, जो देखिए दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी नदियाँ आप देखेंगे अमूमन ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती होंगी। ठीक है, साबरमती नदी भी हालांकि ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं जाती है, जो पश्चिम की ओर जाती है। क्लियर? चलिए, गुजरात में एक तूफान आया था, याद होगा आपको, ताउते या तौकते तूफान। म्यांमार ने इसको नाम दिया था, इस पर भी मैंने आपको वीडियो दिया था। तो गुजरात में वो तबाही मचाया होता, अरब सागर से उठा था। इतना पॉइंट आपको गुजरात से याद रखना है। गुजरात के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? विक्रम नाथ जी। कौन है? विक्रम नाथ जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन है, अर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो अर्मेनिया के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बन गए हैं निकोल पाशिन्यान। कौन? निकोल पाशिन्यान। अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ अर्मेनिया में, और उसमें चुनाव में इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इनकी पार्टी का नाम है दोस्तों सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने टोटल जितना वोट पड़ा था उसमें 53.92% वोट हासिल किया है।
इनके विपक्ष में थे, प्रतिद्वंदी थे जो, वो थे रॉबर्ट कोचरियन। रॉबर्ट कोचरियन जो थे दोस्तों, ये पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आर्मेनिया के, लेकिन इस बार ये चुनाव हार गए। इनकी जो पार्टी थी वो गठबंधन की पार्टी थी और टोटल गठबंधन ने 21% ही वोट हासिल किए हैं। आर्मेनिया आया है, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं आर्मेनिया है कहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऊपर की साइड आएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसको सबको क्रॉस करते समय यहाँ पर तुर्की के पास में मिल जाएगा एक देश आर्मेनिया। ये छोटा सा देश है आर्मेनिया। देखिए अजरबैजान, जॉर्जिया, इधर तुर्की, इधर ईरान के बीच में है आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल होती है येरेवान। क्या होती है? येरेवान होती है इसकी कैपिटल। और यहाँ की करेंसी क्या होती है? ड्रोम। ड्रोम होती है यहाँ की करेंसी। देखिए आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ देखिए लैंड है इसके, ठीक है। तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री हुई। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान यहाँ पर है। उस दिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कजाकिस्तान में यहाँ पर तो दोस्तों एक कैस्पियन सागर है, तो कैसे वो लैंड लॉक हुआ? एक्चुअली में कैस्पियन सागर जो है ये खुद ही अपने आप में लैंड लॉक है, इस वजह से कजाकिस्तान को भी लैंड लॉक ही माना जाता है। तब तक लैंड लॉक माना जाएगा जब तक कोई महासागर से ना मिल रहा हो, ठीक है। सागर मिल रहा हो तो सागर को नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना ऑफिशियल थीम सॉन्ग चुना है। किसे चुना है? लक्ष्य तेरे है सामने। लक्ष्य तेरे है सामने सॉन्ग को दोस्तों इसको थीम सॉन्ग चुना गया है ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से, ठीक है। इसको गाया किसने है? इसको गाया है और कंपोज किया है मोहित चौहान ने। मोहित चौहान एक फेमस सिंगर और कंपोजर हैं, उन्होंने ही इनको इस सॉन्ग को गाया भी है और कंपोज भी किया है। तो टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की जो टीम जाएगी उसकी ये हौसला अफजाई करेगा ये सॉन्ग, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक कब होने वाला है? अभी 23 जुलाई को शुरू होने वाला है, जस्ट अगले महीने शुरू होगा, 8 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। इस बार इसका 32वां संस्करण होगा, टोक्यो जापान में आयोजित होगा। पिछला वाला जो आयोजित हुआ था कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था। रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है। 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चलते 2021 में इस बार हो रहा है। तो नाम लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है, तो नाम हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 ही बोलेंगे। अगला वाला कहाँ पर होगा? अगला वाला पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों आईसीसी की पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है न्यूजीलैंड की टीम ने। न्यूजीलैंड की टीम ने भारत की टीम को हरा दिया है। भारत उप विजेता रही है पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ये दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से ही चल रही है और अब जा कर के फाइनल हुआ है। कई बार इसको कवर किया है मैंने। तो न्यूजीलैंड की टीम फाइनली जीत गई है फाइनल मैच, भारत को हरा दिया है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आज इस पर एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा, उसमें आप कवर कर सकोगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कि किस किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया काइल जेमिन्सन को। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है केन विलियमसन को, जो कि कैप्टन है। फाइनल मैच दोस्तों इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला गया और अगर स्टेडियम का नाम पूछा जाए तब आप बताएंगे रोज बाउल स्टेडियम। टॉप 3 टीमें रहीं न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, न्यूजीलैंड से ये फाइनल में हार गए। पहली टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों ये जो हुई आयोजित, ये 2019 में ही शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई, तो कोविड के चलते इस वजह से टलते टलते अब 2021 में जाकर के फाइनल हुआ। वैसे अमूमन अब जो भी टेस्ट चैंपियनशिप होगी दोस्तों ये 2 से 3 वर्षों में ही होगी, क्योंकि टेस्ट मैच होता है, 5-5 दिनों का मैच होता है। इस वजह से दुनिया भर के सभी देशों के बीच में जब मैच कराया जाना होता है तो फिर वो 2 से 3 साल तक खींच ही जाएगा आराम से। जैसे अगला जो टेस्ट चैंपियनशिप होगा ये अब 2021 में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका फाइनल होगा जाकर 2023 में, ठीक है। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जैसे देखिए T20 वर्ल्ड कप होता है, जैसे ODI का वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही अब आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू किया हुआ है। तो ये वही है और इस बार ये पहला था और पहला किसने जीत लिया? न्यूजीलैंड ने जीत लिया। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को किस राज्य ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया? तो दोस्तों इनको अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल कर लिया है। रघुराम राजन जी दोस्तों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने 5 सदस्यों वाली एक पैनल बनाई हुई है, ठीक है। आर्थिक सलाहकारों की पैनल बनाई हुई है, उसमें इनको भी शामिल किया है। अच्छा 5 में और कौन कौन है?
तो उसमें दोस्तों एस्थर डुप्लो है जो कि नोबेल प्राइज़ विजेता है, विनर रह चुके हैं। रघुराम राजन जी हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर। अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। ज्ञान द्रेन जी हैं जो कि विकास अर्थशास्त्री हैं। और एस नारायण जी हैं पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव रह चुके हैं। तो इन 5 दिग्गजों की एक टीम बनाई गई है, आर्थिक सलाहकार पैनल बनाया गया है जो कि तमिलनाडु सरकार को इकोनॉमिकली कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके लिए सजेशन देगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रघुराम राजन जी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, तो इनके बारे में जान लीजिएगा ये कब गवर्नर थे। तो देखिए अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं जो कि 25वें हैं। इनसे पहले कौन थे, 24वें उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी के ही टाइम पर नोटबंदी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। इनसे पहले जो थे वो थे रघुराम राजन जी, तो वो हुए 23वें। ठीक है, 23वां, 24वां, 25वां आपको याद होना चाहिए। फिलहाल तमिलनाडु आया है। तमिलनाडु देखते हैं मैप में, इंडिया के मैप में देखिए ये रहा तमिलनाडु, दक्षिण में, साउथ में। चेन्नई यहाँ की है राजधानी। MK स्टालिन DMK पार्टी से दोस्तों यहाँ के बने हैं न्यू चीफ मिनिस्टर। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, 5 जगहों पर चुनाव हुआ था, 5 जगहों पर, जिसमें 4 राज्य थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन कौन सा था चुनाव, जहाँ पर हुआ था चुनाव वहाँ के CM का नाम आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, असम में हुआ था, केरल में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, और एक यूनियन टेरिटरी कौन सा है, पुडुचेरी, वहाँ पर हुआ था। तो इन 5 का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे राज्यों पर मैंने वीडियो आपको दी ही हुई है जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको दिया हुआ है एक ही सिंगल वीडियो में। चैनल पर जाकर के आप सर्च करेंगे या फिर सर्च करेंगे भारत के राज्य मिश्रा जी टेक्निकल या भारत के राज्य MJT एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगी। सभी राज्यों के बारे में डिटेल्स एक ही जगह पर एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर हैं। मुदुमलाई अभ्यारण्य दोस्तों तमिलनाडु में अभ्यारण्य है, और यहाँ का हाईकोर्ट जो है उसका नाम है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यहाँ पर अभी दोस्तों चीफ जस्टिस बनाए गए थे संजीव बनर्जी जी। कौन, संजीव बनर्जी जी चीफ जस्टिस बनाए गए थे। तमिलनाडु अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, देखिए ये अपना बॉर्डर केरला से शेयर करता है, इधर दोस्तों कर्नाटक से, और इधर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है अपना बॉर्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नामक नई सुविधा लॉन्च की। तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नाम से एक नई सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा के तहत कोटक महिंद्रा बैंक के जो कस्टमर्स होंगे दोस्तों वो UPI के थ्रू अपने कॉन्टैक्ट में किसी के पास भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए वो कोटक महिंद्रा बैंक के ही जो एप्लीकेशन है, जो इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसी में ही ये फीचर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसके जरिए पेमेंट कर सकेंगे अपने कॉन्टैक्ट को। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आया है, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुंबई में ये हेडक्वार्टर्ड है। MD और CEO हैं उदय कोटक जी। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला देखते हैं, हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की। तो दोस्तों विल स्मिथ ने अभी अपनी आत्मकथा लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम होगा विल। क्या नाम होगा, विल नाम होगा। ठीक है, विल स्मिथ बहुत ही फेमस ये अमेरिका के अभिनेता हैं, एक्टर हैं, हॉलीवुड एक्टर हैं, और इन्होंने अपनी ये आत्मकथा लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये लिख रहे हैं एक अपने साथी लेखक मार्क मैंसन के साथ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि देखिए दोस्तों, आत्मकथा जो होती है, अगर पूछा जाए ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी जाती है, तो आप बताएंगे हमेशा कि वो उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है जिस पर वो किताब लिखनी हो। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में ये अंतर होता है। आत्मकथा उसी व्यक्ति की होती है, उसी खुद द्वारा लिखी जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो सेलिब्रिटी हैं ये क्योंकि अपनी किताब को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, एक इस प्रकार से लिखना चाहते हैं जिससे लोगों का अट्रैक्शन बने और उनकी किताबें भी सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। इस वजह से वो एक्सपर्ट किसी राइटर की सलाह ले लेते हैं या उसकी मदद ले लेते हैं। तो लिखा तो जाएगा इन्हीं के द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ये विल नाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन में आपको हमेशा विल स्मिथ को ही डालना है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको मार्क मैनसन का भी नाम दिख जाता है और उपरोक्त दोनों ऑप्शन दिखा गया है, तब आप उपरोक्त दोनों ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी सुरेश रैना ने अपनी एक पुस्तक लॉन्च की है ऑटोबायोग्राफी, बिलीव नाम की। ठीक है, उसे भी आपको याद रखना है। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं विल स्मिथ की। तो ये पुस्तक लॉन्च करेंगे 9 नवंबर को। ठीक है, पेंगुइन प्रेस के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की जाएगी या प्रकाशित की जाएगी। इनको दोस्तों 2 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है।
और 4 बार ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। विल स्मिथ बहुत ही फेमस एक्टर हैं अमेरिका के। पुस्तकों और लेखकों पर मैंने अभी आपको वीडियो दी हुई है, कुछ दिन पहले ही दी हुई थी, जिसमें 2021 में अभी तक जितने भी बुक्स एंड राइटर्स के नाम आए हैं उनका नाम लिखा गया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले टाइम पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, तो आपके लिए ये ई बुक लास्ट 6 मंथ की बुक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जनवरी से जून 2021 तक का संपूर्ण कवरेज कराया गया है और इसमें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स के साथ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हो। मैं दोस्तों हर एक ई बुक को आप लोग के फीडबैक के अनुसार, आप लोग के सजेशन के अनुसार अगली बार अपडेट करके लॉन्च करता हूँ। पिछली बार जब लॉन्च किया गया था तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि उनको चीफ जस्टिस जितने भी हैं, भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस हैं, उनकी भी लिस्ट चाहिए कौन क्या है वाले में, और कैबिनेट मिनिस्टर की भी चाहिए। तो इस बार उनको भी ऐड कर दिया गया है। तो भारत में जितने भी केंद्रीय मंत्री मंत्रालय हैं वो भी ऐड है इसमें। इसके साथ ही भारत के जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल, स्थापना और राजधानी वगैरह ये तो पहले से ही था। इस बार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कैबिनेट जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं भारतीय सरकार में, केंद्र सरकार में, उनको भी ऐड कर दिया गया है। बाकी सभी विभागों में कौन क्या है वो तो सब कुछ पहले से ही था ही, ठीक है, तो उनको तो ऐड ही किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी सजेशन देते हो अगली बुक में मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करके लाता हूँ आपके सामने। तो आप लोग इसे निश्चिंत होकर के परचेज कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हैं अपनी। अभी आप अगर ये कोड यूज़ करते हो तो 17% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने 2021 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान कितना बताया है? तो मूडीज ने दोस्तों भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान एक बार फिर से घटा दिया है। इसने अब बताया है 9.6%। पिछली बार 2021 के कैलेंडर वर्ष के लिए इसने बताया था 13.9%, लेकिन अब इसने घटा करके 9.6% कर दिया है। ये कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। देखिए कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में अंतर होता है। कैलेंडर ईयर यानी कि जो आप कैलेंडर देखते हो, यानी 1 जनवरी से जो शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर बात की जाए तो आप 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात करेंगे, समझेंगे। और अगर कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आप बात करेंगे, ठीक है, जो आपके कैलेंडर में होता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर मूडीज के बारे में बात करते हैं। इसने दोस्तों 2021 के लिए तो 9.6 बता दिया है, लेकिन 2022 के लिए भी इसने बताया है 7%, ठीक है, 7% 2022 के कैलेंडर ईयर के लिए भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट। जीडीपी होती क्या है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, या कहें कि यहाँ पर कैलेंडर ईयर बात हो रही है तो कैलेंडर ईयर भी ले सकते हैं, किसी एक ईयर में दोस्तों किसी भी देश के द्वारा जितनी भी सेवाओं का, सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है उनके योग को जीडीपी कहा जाता है। अब वो प्रतिवर्ष कितना दर से बढ़ रहा है, कितना दर से घट रहा है, इसका जो अनुमान लगाया जाता है उसे जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कहते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। दुनिया में सदी के शीर्ष परोपकारी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों दुनिया में सदी के शीर्ष परोपकारियों की लिस्ट में जमशेद जी टाटा टॉप पर हैं। जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की, टाटा के संस्थापक थे जमशेद जी टाटा, और ये सदी के सबसे बड़े परोपकारी उभर कर आए हैं। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की, और इस रिपोर्ट को जारी किया है हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन ने। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जमशेद जी टाटा जी दोस्तों अभी तक जितना दान किए हुए हैं उतना दान कोई कर नहीं पाया है पिछली सेंचुरी में। इसने पिछली सदी के फिलैंथ्रोपिस्ट की एक लिस्ट जारी की है, रिपोर्ट जारी की है, जो कि पहला संस्करण है, ठीक है, इस बार पहली बार जारी की है। इसमें टॉप 50 लोग शामिल हैं। इसमें इसने बताया है कि जमशेद जी टाटा जी जब जिंदा थे तो इन्होंने 102.4 बिलियन डॉलर का दान किया हुआ था, और इतना दान अभी तक कोई किया नहीं है। अच्छा, ये टॉप 10 में इकलौते भारतीय हैं। अगर बात किया जाए टॉप 50 में, तो टॉप 50 में केवल 2 भारतीय हैं। कौन कौन है? एक तो ये जमशेद जी टाटा जी हुए जो कि टॉप पर हैं, दूसरे 12वें नंबर पर हैं अजीम प्रेम जी, ये भी बहुत बड़े दानी हैं दोस्तों, बहुत बड़े दानवीर हैं, और इनका स्थान है 12वां, ठीक है, 12वें पोजीशन पर हैं ये विप्रो के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप सबको पता होगा। दूसरे स्थान पर कौन है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स, इन्होंने 74.6 बिलियन डॉलर का दान किया हुआ है। तीसरे पोजीशन पर है हेनरी वेलकम, जिन्होंने 56.7 बिलियन का दान किया हुआ है। क्लियर? तो ये थी
दुनिया के सबसे बड़े दानवीरों की, परोपकारी लोगों की लिस्ट। अगला देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशियाई का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह अवार्ड जीता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर? केरल में है। तो इसने अभी हाल ही में एशियाई का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। एशियाई का मतलब होता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इसके अनुसार एक सर्वे किया गया था जिसमें यात्रियों से पूछा गया था कि आपको सबसे ज़्यादा क्वालिटी कहाँ पर मिलती है, किस एयरपोर्ट पर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट तैयार की गई, ये सर्वे किया गया और इसमें विनर रहा केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आजकल लाइक बहुत कम लोग कर रहे हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर यहाँ तक देखते आए हो तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक क्यों नहीं करते हो? वीडियो को लाइक करो। अगर नहीं पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताओ क्या कमी है वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज पुरस्कार सम्मान की वीडियो आने वाली है, तो पुरस्कार सम्मान वाली वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 70 की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाता है, यानी कब से मनाया जाना शुरू हुआ है? अगला, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेन हर्बर्ट जो हैं वो किस देश के हैं? कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। वीडियो अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो एमजेटी ऐप पर। अच्छा, क्विज के साथ साथ वहाँ पर डिटेल्स वाली पीडीएफ भी भेजी जाती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेजी जाएगी। बाकी सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाती है। जैसे योजना वाली अभी पीडीएफ भेजी गई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। योजना की वीडियो नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।